डॉक्टर अशोक सेठ, अभी जो आपने बात कही, आपने कहा कि गली में एक जो डॉक्टर है वो भी प्राइवेट सेक्टर में है, लेकिन एक उद्योग नहीं था कुछ वर्ष पहले तक अस्पताल चलाना या एक डायग्नोस्टिक लैब जो है वो धंधे के लिए हो और उससे सिर्फ आमदनी होगी, वो भी एक विषय उठेगा थोड़ी देर बाद। बहुत अच्छी बात, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है जी। मैं पहले डॉक्टर शक्ति गुप्ता से एक बात पूछना चाहूंगा। ये जो बात अभी डॉक्टर अशोक सेठ ने उठा दी है आबादी को लेकर, हमारी आबादी रातों रात तो नहीं बढ़ गई। हमें पिछले इतने वर्षों से मालूम था जिस रेट पर आबादी बढ़ेगी, स्वास्थ्य सेवाओं की ओर क्या हमने इतना ध्यान नहीं दिया? सरकारी अस्पतालों में जाइए, माफ कीजिए, हम सिर्फ एम्स की बात नहीं कर रहे, हम और भी अस्पतालों की बात करते हैं। आपको टॉयलेट का रास्ता पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी दुर्गंध होती है जो बता देती है कि टॉयलेट किधर है, और वहां जा नहीं सकते। इन तमाम चीजों के लिए क्या हमारा ध्यान जाता नहीं है, या शायद लोग इतने ज्यादा आते हैं वहां पर, मरीज है, मरीज के साथ उसके अटेंडेंट्स हैं, क्या दिक्कत क्या है डॉक्टर गुप्ता? इसके पहले मैं ये स्टार्ट करूंगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया है कि राइट टू हेल्थ इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, लेकिन आज की डेट में आई थिंक देयर इज ए नीड फॉर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो। राइट टू क्वालिटी एंड सेफ हेल्थ, दैट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। आज की डेट में हम पेशेंट जो है, चाहे वो इलिटरेट है या वो एजुकेटेड है, हम ये नहीं कह सकते कि जी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब पेशेंट आता है तो उसको जो भी सर्विसेज होंगी उसको हम प्रोवाइड करेंगे और पेशेंट एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि आज की डेट में जो पेशेंट है, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ अवेयर, ही नोज़ कि क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है हमारी कंट्री में हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी या अवेलेबल है हमारी कंट्री में या दूसरी कंट्री में, या वो हॉस्पिटल जाने से पहले वो पूरा सर्च करता है। अब इंटरनेट के कारण ही इज़ सो इन्फॉर्म कि जाने से पहले उसको मालूम है कि ये अगर एक पेशेंट को हेडेक हो जाती है, वो क्या करता है कि पहले सीटी एमआरआई करा के फिर डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है कि मुझे हेडेक हुई थी, मैंने सीटी करा लिया, अब मुझे बताइए आप नेक्स्ट क्या करना है। अब रहा जो है जो हमारी जो डिस्पैरिटी है एक्चुअली, उसके लिए ये है कि जैसे एक कमेटी बनी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी बनी थी 1946 में एक्चुअली, भोर कमेटी उसको हम बोलते हैं एक्चुअली। उसने ये 2 साल स्टडी करके उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी कि हमारी कंट्री में 1 बेड पर 1000 पॉपुलेशन होना चाहिए, लेकिन वो आज भी हम अचीव नहीं कर पाए हैं। और उसमें प्राइवेट सेक्टर जैसे आई एग्री दैट दे हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली एज ऑन टुडे टू अचीव सम ऑफ द टारगेट्स। अब जब हम हॉस्पिटल की बात करते हैं, जैसे हम एम्स की बात करते हैं आपको, अब एम्स बना था 1956 में, तब हमारे पास जो है 750 बेड्स थे। तब हम जब 300 पेशेंट आते थे तब हम कहते थे कि हमारा लोड बहुत ज़्यादा है, और आज की डेट में 8000 से 10000 पेशेंट जो डेली ओपीडी में आता है, और हमारे पास आज की डेट में 2400 बेड्स हैं। अगर हम पेशेंट का देखें कि कैचमेंट एरिया कहाँ है, हमने अभी 2 महीने पहले जो है एक स्टडी की है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं, और उसमें 70% पेशेंट वो हैं जो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली के बाहर से आते हैं। मींस 30% जो है दिल्ली के होते हैं, 70% हैं वो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। लेकिन एक मैं अप्रिशिएट करूँगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है, जब हमने एक स्टडी की थी पहले एक्चुअली, उसमें एक पता किया था कि कितने पेशेंट हैं और क्यों आते हैं एम्स में, वो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। फिर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि एक तो ये जो एम्स की जो फैसिलिटी एम्स में प्रोवाइड होती हैं, वो जो पेशेंट आते हैं जैसे बिहार से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट आते हैं, और वहाँ पर 6 एम्स लाइक इंस्टीट्यूशंस उन्होंने स्टार्ट किए हैं ताकि सिमिलर टाइप ऑफ फैसिलिटीज जो है वो वहाँ मिले। सेकंड जो है उन्होंने क्या किया कि जो आज की डेट में 38 मेडिकल कॉलेज उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं ताकि उनको अपग्रेड करके सुपर स्पेशलिटी लेवल तक ले जाए। गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशिएटिव बहुत है, लेकिन ये है कि एक पेशेंट का जो ट्रस्ट, जो कॉन्फिडेंस है, वो एम्स में है, इसलिए वो वहां पर आते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस जो है हमें अदर इंस्टीट्यूशंस हैं जो नियरेस्ट टू देयर होम है, वहां पर भी एक ट्रस्ट, एक कॉन्फिडेंस जब तक नहीं होगा पेशेंट का, पेशेंट जो है वो दिल्ली में या सिटीज में जाएंगे एक्चुअली। डॉक्टर एमसी मिश्रा के पास जाएं। डॉक्टर एमसी मिश्रा, ये बताइए कि जो बात डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता कह रहे हैं कि फैसिलिटीज हम कोशिश कर रहे हैं, ये उपलब्धता हो रही है, फैसिलिटी होना और लोगों को उसकी जानकारी होना, व्यक्ति को ये नहीं मालूम, एम्स का नाम है, उनको पता है दिल्ली में एम्स है तो वो दिल्ली आना प्रेफर करते हैं। अगर घर के पास फैसिलिटी है, क्या लोगों के पास उनकी जानकारी या जो जागरूकता का स्तर है वो कितना देखते हैं आप?
नहीं, जागरूकता का स्तर बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप दूरदर्शन के माध्यम से भी और प्रिंट मीडिया से भी, काफ़ी जो अखबार दूर दराज जाते हैं उससे भी जागरूकता बढ़ रही है। लेकिन ये बात जो डॉक्टर शक्ति गुप्ता ने कही बिल्कुल ठीक है कि आज जो 6 एम्स या 8 एम्स जब बनेंगे और जब वो इस स्तर पे पहुंचेंगे, जब उनकी एक क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश होगी, उसमें समय लगेगा। उसमें ये नहीं है कि आज एम्स बन गया और आज से वो बिल्कुल एम्स जैसे हो जाएंगे। एम्स को ये इस जर्नी को तय करने में 56-57 वर्ष लगे हैं। तो अगर 56-57 नहीं भी लगेंगे उन एम्स को, तो मैं समझता हूं कि उस क्रेडिबिलिटी और सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध हो जाएं एक छत के नीचे, वो अचीव होने में अभी 10 से 15 वर्ष का समय मैं समझता हूं जरूर लगेगा उसमें। और यही मैं कहना चाहता था कि ऐसा नहीं है कि सरकार इससे अनभिज्ञ है और कुछ नहीं किया, ये नहीं हम कह सकते। बहुत कुछ किया गया है और पिछले 5 वर्षों में जितना हुआ है हेल्थ केयर में, मैं कहूँगा ये अप्रिशिएबल चेंज है, जिसका असर हमें 5 साल बाद दिखेगा कि क्या MBBS सीट्स बढ़े हैं, पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स बढ़ रहे हैं, PMSSY के तहत जो अपग्रेडेशन हो रही है। अब जो चैलेंज हमारे पास है आज की तारीख में, हमने एम्स बना दिए, अब इसमें मैन पावर कहाँ से आएगी, इसमें वो एक्सपर्टीज कहाँ से आएगी जो चाहिए उन अस्पतालों को चलाने के लिए। तो हमारे पास नॉट ओनली डॉक्टर्स की, नर्सेज की, पैरामेडिकल स्टाफ की, टेक्नीशियंस की जो एक हमें आर्मी तैयार करनी है, कैपेसिटी बिल्डिंग जिसको कहते हैं, अब वो चैलेंज हम लोगों के सामने बहुत बड़ा है कि इनमें उसी लेवल की एक्सपर्टीज जो आज डॉक्टर अशोक सेठ के हॉस्पिटल में है या एम्स में है, वो इसमें कैसे स्थानांतरित की जाए। एक ये चैलेंज अब हमारे सामने है और इसको करने के लिए भी मैं समझता हूं जो सुपर स्पेशलिटी डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि और दूसरा इंसेंटिवाइज साथ में आप करें तो ये दोनों चीजें चलेंगी। रूरल को हम इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे हम जो मर्जी डिस्कशन कर लें, टर्शरी केयर का कर लें, सेकेंडरी का कर लें, बट रूरल में अगर एक आदमी को चोट लगने के बाद 12 घंटे लग रहे हैं अस्पताल तक पहुंचने में, तो ये तो हमें कहीं ना कहीं इसको ठीक करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जी अनुराधा जी, बिल्कुल यही बात घूम फिर कर बात आती है। देश की 70% के लगभग आबादी गांव में रहती है और 70% के करीब जो देश के डॉक्टर्स हैं वो शहरों में हैं। अब ये पूरा आंकड़ा जो पूरी परिस्थिति है, पूरा परिदृश्य है, वो उलट जाता है। जब जो डॉक्टर मिश्रा जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, गांव में कोई व्यक्ति गिर गया, उसकी टांग टूट गई, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हैं उनकी क्या हालत है, लोगों का भरोसा क्यों नहीं है उनमें अभी तक? क्या ये होता है कि लोग क्यों आना चाहते हैं किसी बड़े अस्पताल या शहर में जाके 20-20 किलोमीटर 100-100 किलोमीटर जाके अपने मरीज को जैसे तैसे लेकर जाते हैं? क्या कैसे बदलेगा ये सब? देखिए, बात ये है कि जैसे कहा डॉक्टर मिश्रा ने कि 70% जनता हमारी है रूरल एरियाज में, लेकिन 70% आपका जो डॉक्टर्स हैं वो आपकी हैं अर्बन एरियाज में। और ये जो स्थिति है ये बदलने वाली नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ जो शॉर्टेज है डॉक्टर्स की, MBBS डॉक्टर्स की, स्पेशलिस्ट की, उसमें बहुत इजाफा हुआ। पिछले 5 साल में बहुत कोशिश हुई, 2-fold 3-fold इंक्रीजेज अब आपके इनटेक में हुए, लेकिन फिर भी आपकी जो कुल मिला के ज़रूरत है उसका ये मिनिस्क्यूल एक एडिशन है। तो अब हमारा चैलेंज क्या है? हमारा मेरे हिसाब से चैलेंज ये है कि हम प्राइमरी हेल्थ केयर को कैसे स्ट्रेंथन करें। जैसे डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि अगर एक रिमोट एरिया में बैठे हुए व्यक्ति को स्नेक बाइट हो जाती है, छोटी सी एक चीज़ है, स्नेक बाइट है, डायरिया है, कोई वॉमिटिंग्स हैं, कोई और डिलीवर करना है, एक वुमन को डिलीवर करना है, एक बच्चे को एक बहुत छोटी सी बीमारी है। प्राइमरी हेल्थ केयर चैलेंजेस जो हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, तो एक तो ये है कि हमें उसमें इन्वेस्ट करना है। अब प्राइमरी हेल्थ केयर, क्योंकि जो आपका प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर है वो है फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड अर्बन एरिया में, तो रूरल एरिया की जो जिम्मेवारी है वो पब्लिक हेल्थ सिस्टम को उठानी पड़ेगी। तो आपने प्राइमरी हेल्थ केयर में इन्वेस्ट किया और आपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम में इन्वेस्ट किया। ये एक ऐसी ज़रूरियात है जिससे हम नज़र मोड़ ही नहीं सकते हैं। अभी तक हमारे कंट्री में जो पब्लिक स्पेंड है हेल्थ में वो 1% से कम रहा। अब पीछे बहुत कोशिश हुई, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन फ्लैगशिप प्रोग्राम था, इसमें ऑगमेंट हुआ, पब्लिक स्पेंड ऑगमेंट हुआ, 1% अब GDP से ज़्यादा
पब्लिक स्पेंड बढ़ा है, जो कि जीडीपी हमारा बहुत इंक्रीज हुआ है, तो कुल मिला के आपको ज़्यादा पैसा पब्लिक हेल्थ में मिला। अब जैसे फॉर इंस्टेंस फेडरल असिस्टेंस 2005 से लेके लगभग 1 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने स्टेट्स को दिया। 66% पब्लिक स्पेंडिंग एक्चुअली हेल्थ में स्टेट्स करती हैं, और जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो केंद्रीय सरकार है, दैट जस्ट सप्लीमेंट्स देयर एफर्ट्स। तो एक तो ये जो अब डायरेक्शन है, इसको हमें और पुख्ता करना है। अब 1% से जो जीडीपी का जो 1% पब्लिक स्पेंड है, उसे कम से कम 2.5% करना होगा, क्योंकि अगर पब्लिक स्पेंड और पब्लिक इन्वेस्टमेंट हेल्थ में बढ़ेगी नहीं, तो आप जब लाखों फैसिलिटीज़ को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, वो होगी नहीं। एक सेकेंड बात मैं आपको कहूँ कि प्राइमरी हेल्थ केयर का हमारे लिए चैलेंज ये है कि हम किस तरीके से टास्क शिफ्टिंग करें। जैसे डॉक्टर मिश्रा ने भी कहा, हमें मालूम है डॉक्टर्स की कमी है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर में हम अपने नर्सिंग कार्डर्स को कैसे स्ट्रेंथन करें, कैसे हम पैरामेडिकल कार्डर्स लेके आएँ, नए नए कॉन्सेप्ट जैसे हैं नर्स प्रैक्टिशनर्स हैं, किस तरीके से उनको डेवलप करें, ताकि जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, रूरल एरियाज़ हैं, उसमें टास्क शिफ्टिंग हो, डॉक्टर्स के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रहें, और जो एक प्राइमरी हेल्थ केयर का चैलेंज है वो नर्सेज उठाएं, पैरामेडिक कार्डर्स उठाएं, और एक गेट कीपिंग हो। जो एक मैं लास्ट बात कहना चाहती हूँ कि हमें लगता है कि लोड बहुत हो रहा है टर्शरी केयर सेंटर्स के ऊपर, होगा अगर आपकी पेरिफेरल फैसिलिटीज़ फंक्शन नहीं करेंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि पेरिफेरल जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाए, उनकी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव किया जाए, ताकि वो एक इफेक्टिव गेट कीपिंग फंक्शन करें, और उससे आपके टर्शरी हेल्थ केयर पे जो लोड है वो कम हो। जी।